नमस्कार दोस्तों, आज प्रस्तुत है कहानी एक बार फिर। दोस्तों, कहानी को अंत तक जरूर सुनिएगा और कहानी पसंद आने पर वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी एक बार फिर। आरोही ने रात 8 बजे ऑफिस से निकलते ही जय को फ़ोन किया। मैं अभी निकली हूँ, तुम घर पहुँच गए? हाँ, जल्दी फ्री हो गया था, सीधे घर पर ही आ गया था, ऑफिस नहीं आया। फिर डिनर का क्या करना है? कुछ बना लोगे या ऑर्डर करना है? मुझे भी घर आते आते 1 घंटा तो लग ही जाएगा। ऑर्डर कर दो यार, कुछ बनाने का मन नहीं। और हाँ, आइसक्रीम भी ख़त्म हो गई है, वह भी ऑर्डर कर दो। आरोही ने फ़ोन रख दिया। दिन काफ़ी व्यस्त रहा था, शारीरिक और मानसिक रूप से काफ़ी थक गई थी। अभी भी दिमाग में बहुत कुछ चल रहा था। जय और आरोही एक ही कंपनी में अलग अलग डिवीज़न में काम करते हैं। आरोही पुणे की है और मुंबई में 2 साल से एक बड़ी कंपनी में जय से बड़ी पोस्ट पर है और बहुत अच्छी तरह अपनी लाइफ जी रही है। जय के साथ 1 साल से लिव इन रिलेशनशिप में रह रही है। दोनों एक मीटिंग में मिले थे। एक ही बिल्डिंग में दोनों के ऑफिस हैं, बस अलग अलग हैं। जय दिल्ली का है। दोनों एक दूसरे के साथ खुशी खुशी फ्लैट शेयर कर रहे हैं और काम भी मिल बांट कर करते हैं। दोनों के परिवार वालों को नहीं पता कि दोनों लिव इन में रहते हैं। आरोही को जय का मस्त स्वभाव बहुत अच्छा लगता है। जय को आरोही का जिम्मेदार स्वभाव भाता है। दोनों एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं, पर एक दूसरे को बहुत पसंद करते हैं। मगर आजकल जय के बारे में जितनी गहराई से सोचती जा रही थी, कहीं कुछ खल रहा था जिस पर पहले कभी ध्यान नहीं गया था। तभी उसकी मम्मी का फ़ोन आ गया। दिन में एक बार आरोही की अपनी फैमिली से बात हो ही जाती थी। बात करके आरोही ने डिनर ऑर्डर कर दिया। वह जब घर पहुंची, जय कोई मूवी देख रहा था। फ्रेश होकर आरोही भी लेट गई। इतने में खाना भी आ गया। आरोही ने कहा, चलो जय, खाना लगा लें। प्लीज़ तुम ही लगा लो, मूवी छोड़ने का मन ही नहीं कर रहा है। जय ने कहते कहते आरोही को फ्लाइंग किस दे दिया। आरोही मुस्कुरा दी। दोनों ने डिनर साथ किया। मूवी खत्म होने पर जब जय सोने आया, आरोही लेटी लेटी फोन पर ही कुछ देख रही थी। जय ने आरोही के पास लेटकर आरोही को अपनी बाहों में भर लिया। आरोही भी उसके सीने से लगती हुई बोली, कैसा था दिन? बोर। आरोही चौंकी। क्यों? बहुत काम करना पड़ा। तो इसमें बुराई क्या है? अरे यार, मेरा मन ही नहीं करता कोई काम करने का। मन होता है कि बस आराम करूं। घर में भी मुझे सब कामचोर कहते हैं। जय ने हंसते हुए बताया और आगे शरारत से कहा, असल में बस मन यही होता है कि या तो आराम करूं या तुम्हें प्यार। पर डियर, खाली आराम से या मुझे प्यार करने से तो लाइफ नहीं चलेगी ना। चल जाएगी बड़े आराम से। देखो, तुम्हारी सैलरी मुझसे बहुत ज़्यादा है, इसमें हमारा घर आसानी से चल सकता है। और तुम हो भी अपने पेरेंट्स की इकलौती संतान, वहाँ का भी सब तुम्हारा है। चलो शादी कर लेते हैं, मज़ा आ जाएगा। कहते कहते जय उसके थोड़ा और नज़दीक आ गया। 2 युवा दिलों की धड़कनें जब तेज होने लगीं तो बाकी बातों की फिर जगह ही ना रही। सब भूल दोनों एक दूसरे में खोते चले गए। अगले कुछ दिन तो रोज की तरह ही बीते। दोनों पति पत्नी तो नहीं थे, पर लिव इन में रहने वाले रहते तो पति पत्नी की ही तरह हैं। रिश्ते पर मोहर नहीं लगी होती है, पर रिश्ता तो होता ही है। कभी नोक-झोंक भी होती, फिर रूठना मनाना भी होता। पर कुछ बातें आरोही को आजकल सचमुच खल रही थी। बातें तो छोटी थीं, पर उन पर ध्यान तो जा ही रहा था। हर तरह के खर्च आरोही के ही जिम्मे आते जा रहे थे। सारे बिल्स, खाने पीने के सामान की जिम्मेदारी, फ्लैट का किराया भी काफ़ी दिन से जय ने नहीं दिया था। यह विषय आने पर कहता कि यार, तुम तो मुझसे ज़्यादा कमाती हो, मेरे पास तो प्यार है बस। ऐसा नहीं कि जय की सैलरी बहुत कम थी, हाँ, आरोही जितनी नहीं थी। इस पर आरोही कहना तो बहुत कुछ चाहती थी, पर जय को इतना प्यार करने लगी थी कि उससे पैसों की बात करना उसे बहुत छोटी बात लगती थी। वह यही सोचती कि एक दिन तो दोनों शादी कर ही लेंगे, क्या फ़र्क पड़ता है। पर जितना जय को दिन ब दिन जान रही थी, वह मन ही मन थोड़ा अलर्ट हो रही थी। 6 महीने और बीते। आरोही ने नोट किया, जय जब भी अपने घर दिल्ली जाता, वहाँ से उसे ना कोई फ़ोन करता, ना किसी तरह का कोई मतलब रखता। एक दिन उसके कलीग रवि ने आरोही को हिंट दिया कि जय अपने पेरेंट्स की पसंद की लड़की से शादी करने के लिए तैयार है, इसलिए उसके दिल्ली के चक्कर बढ़ गए हैं। आरोही के लिए यह एक बहुत बड़ा झटका था। वह अकेले में खूब रोई।
सचमुच जय को अपना जीवन साथी मानने लगी थी। बहुत दुखी भी हो रही थी, पर वह आजकल की हिम्मती, आत्मनिर्भर और इंटेलिजेंट लड़की थी। जी भर कर रोने के बाद वह सोचने लगी कि अच्छा हुआ जय की सच्चाई पता चल गई। वही तो सारे खर्च, सारे काम करती आ रही थी। ठीक है, अब ब्रेकअप होगा, ठीक है, कोई बात नहीं। दुनिया में न जाने कितनी लड़कियों के साथ ऐसा होता है। मैं एक चालाक लड़के के लिए अब और नहीं रोऊंगी। एक बार फिर अपनी लाइफ शुरू करूंगी। जय जब वापस आया तो आरोही ने उसे लंच टाइम में ऑफिस की कैंटीन में आने के लिए कहा और सीधे सीधे बात करना शुरू किया। देखो जय, मुझे साफ साफ बात करना पसंद है। अब हम साथ नहीं रह सकते। जय चौंका। क्या हुआ? मैं और बेवकूफ नहीं बन सकती। तुम आराम से अपने पेरेंट्स की मर्जी से शादी करो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं तुम्हारे साथ रहकर काफी आर्थिक रूप से नुकसान उठा चुकी हूँ। अब इतनी भी बेवकूफ नहीं कि तुम्हें पालती रहूं और जब तक तुम्हारी शादी ना हो तुम्हारे शरीर की जरूरतों के लिए एक सुविधा बनी रहूं। अब यह बताओ, मैं दूसरा फ्लैट ढूंढूं या तुम जाओगे? जय का चेहरा शर्म और अपमान से काला हो गया। झेपते हुए बोला, मैं ही चला जाता हूँ। ठीक है, अगर हो सके तो कल शनिवार है, कल कहीं भी शिफ्ट हो जाना। मैं पुणे जा रही हूँ वीकेंड में। मेरे आने से पहले अपना सामान ले जाना। आरोही ने ऑफिस से जल्दी उठकर रात की ही बस पकड़ ली और पुणे चली गई। शिवनेरी बस पुणे और मुंबई के बीच चलने वाली आरामदायक बसें हैं। सोफे जैसी सीट पर बैठकर आरोही बीते दिनों को याद कर उदास तो हो रही थी, पर वह लाइफ में आगे बढ़ने के लिए खुद को संभालती जा रही थी। कई बार आंखें नम हुई, कई बार दिल बैठने को हुआ, पर जय की चालाकियां बहुत दिनों से देख रही थी। बहुत कुछ खलने लगा था। दिमाग कहता, जो हुआ अच्छा हुआ। पुणे आने तक दिल भी दिमाग का साथ देने लगा कि अच्छा हुआ एक लालची, स्वार्थी और कामचोर इंसान का साथ छूटा। मजबूत कदमों से चलते हुए उसने घर पहुंचकर खुद को माँ की नर्म स्नेही बाहों में सौंप दिया। माँ थी। उदास चेहरा देखकर समझ गई, बेटी रात को यूं ही तो नहीं आई होगी। हमेशा सुबह की बस पकड़ कर आती थी, पर उस समय किसी ने कुछ नहीं पूछा। उसके पापा संजय ने उसे खूब दुलारा। खाना खाकर थकी हूँ माँ, सुबह बात करते हैं, कहकर आरोही सोने चली गई। शनिवार और रविवार आरोही ने हमेशा की तरह अपने मम्मी पापा के साथ बिताए। तीनों थोड़ा घूम कर आए, बाहर खाया पिया। रेखा आरोही की पसंद की चीजें बनाती रही। आरोही का बुझा चेहरा देखकर एक दो बार पूछा, आरोही सब ठीक तो है ना? ऑफिस के काम का स्ट्रेस है क्या? नहीं मम्मी, सब ठीक है। रेखा समझदार माँ थी, समझ गई बेटी अभी अपने मन की कोई बात शेयर करने के मूड में नहीं है। जब ठीक लगेगा खुद ही शेयर कर लेगी। माँ बेटी की बॉन्डिंग अच्छी है। संडे की रात आरोही वापस मुंबई आने के लिए पैकिंग कर रही थी। संजय ने कहा, बेटा एक परिचित हैं, उन्होंने अपने बेटे सुमित के लिए बात की है। तुम जब ठीक समझो उनसे मिल लो। कहो तो अगली बार तुम्हारे आने पर उन्हें बुला लूं। बैग बंद करते हुए आरोही के हाथ पल भर को रुके, फिर रेखा की तरफ देखते हुए कहा, मम्मी मुझे थोड़ा समय दो। संजय ने कहा, अरे बेटा अब तुम 30 की हो गई, वेल सेटल्ड हो, यह परिवार अच्छा है, एक बार मिल तो लो। सब कुछ तुम्हारी हाँ कहने के बाद ही होगा। आरोही ने कहा, इस समय मुझे जाने दो, मैं बहुत जल्दी आपसे इस बारे में बात कर लूंगी। संजय और रेखा आज के जमाने के पेरेंट्स थे। उन्होंने बेटी पर अपनी मर्जी कभी नहीं थोपी, उसे भरपूर सहयोग दिया हमेशा। यह भी एक कारण था कि आरोही बहुत स्ट्रांग, बोल्ड और इंटेलिजेंट थी। वह अपनी शर्तों पर जीने वाली लड़की थी, फिर भी अपने पेरेंट्स की बहुत रिस्पेक्ट करती थी। रेखा ने मन ही मन कुछ अंदाजा लगाया कि कोई बात है जरूर। हमेशा खिला रहने वाला चेहरा यूं ही नहीं बुझा। फिर कहा, ठीक है तुम आराम से जाओ, ये बातें तो फोन पर भी हो जाएंगी। मुंबई अपने फ्लैट पर आकर आरोही ने देखा कि जय अपना सारा सामान ले जा चुका है। खाली खाली तो लगा, पर उसने अपने आप को इतने समय में संभाल लिया था। उसने यह बात स्वाभाविक तौर पर ली। खुद से ही कहा कि इतने दिन का साथ था, कोई बात नहीं, आदत थी उसकी, छूट जाएगी। ऐसे छूटे रिश्तों के लिए अफसोस करने में वह अपनी लाइफ नहीं बिता सकती। अभी बहुत कुछ करना है, खुश रहना है, जीना है। लाइफ जय जैसों के साथ खत्म नहीं हो जाती। बस यह विचार आते ही आरोही रोज की तरह ऑफिस पहुंची। रवि ने बताया कि जय किसी दोस्त के साथ रहने चला गया है,
तुमने जो किया ठीक किया। जय के ऑफिस की बिल्डिंग से आते जाते जब भी कभी उसका आमना सामना हुआ, आरोही के निर्विकार चेहरे को देख जय की कभी हिम्मत ही नहीं हुई उससे बात करने की। कुछ महीने बाद आरोही ने पेरेंट्स के कहने पर सुमित से मिलना स्वीकार कर लिया। सुमित मुंबई में ही काम करता था। वह अपने 2 दोस्तों के साथ फ्लैट शेयर करता था। पुणे में सुमित अपने मम्मी पापा विकास और आरती और छोटी बहन सीमा के साथ उनके घर आया। पहली मीटिंग में तो सब एक दूसरे से मिलकर खुश हुए। मुंबई में ही होने के कारण सुमित चाहता था कि वह मुंबई में ही जॉब करने वाली लड़की के साथ शादी करे। सबको यह सोचकर अच्छा लग रहा था कि दोनों पुणे आते जाते रहेंगे। दोनों के ही घर एक जगह थे। सब कुछ देखते ही देखते तय होता गया। आरोही ने पेरेंट्स की पसंद का मान रखा। सुमित से जितना मिली वह ठीक ही लगा। आरोही चाहती थी कि नया रिश्ता वह ईमानदारी के साथ शुरू करे। वह सुमित को जय के साथ लिव इन में रहने के बारे में बताना चाहती थी। इस बारे में जब उसने अपने दोस्त रवि से बात की तो रवि ने कहा, क्या जरूरत है, मत बताओ। कोई भी लड़का कितना भी मॉडर्न हो यह बर्दाश्त नहीं करेगा। क्यों? अगर वह मुझे बताए कि वह भी किसी गर्लफ्रेंड के साथ लिव इन में रहा है तो मैं तो कुछ नहीं कहूंगी। उल्टा इस बात पर खुश होंगी कि मेरे होने वाले पति ने ईमानदारी के साथ मुझसे अपना सच शेयर किया। यार, तुम आरोही हो, सबसे अलग, सबसे प्यारी लड़की। फिर आरोही को हंसाने के लिए शरारत से कहा, मेरी बीवी आज तक मेरे कॉलेज की गर्लफ्रेंड को लेकर ताने मारती है, अब बोलो। आरोही हंस पड़ी। बकवास मत करो, जानती हूँ तुम्हारी बीवी बहुत अच्छी है। हाँ यही तो, समझो लड़के जल्दी हजम नहीं करते ऐसी बातों को। वह तो तुम बहुत बड़े दिल की हो। रवि ने काफी समझाया, पर आरोही जब सुमित के कहने पर उसके साथ डिनर पर गई तो आरोही ने जय के बारे में सब कुछ बता दिया। सुनकर सुमित मुस्कुराया। तुम बहुत सच्ची हो आरोही, मुझे इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरे भी 2 ब्रेकअप हुए हैं। क्या हो गया, यह तो लाइफ है, होता ही रहता है। अब तुम मिली हो, बस मैं खुश हूँ। आरोही के दिल से जैसे बोझ हट गया। 1-2 बार और सुमित से मिलने के बाद उसने अपने पेरेंट्स को इस शादी के लिए हाँ कर दी। उनकी खुशी का ठिकाना न था। 4 महीने बाद की शादी की डेट भी फिक्स हो गई। दोनों पक्ष शादी की तैयारियों में व्यस्त हो गए। बहुत तो नहीं, पर सुमित और आरोही बीच बीच में मिलते रहे। दोनों ऑफिस के काम में व्यस्त रहते, पर चैटिंग, फोन कॉल्स चलते रहते। शादी पुणे में ही धूमधाम से हुई। दोनों के काफी कलीग्स आए थे। मुंबई आकर आरोही के फ्लैट में सुमित अपने सामान के साथ शिफ्ट कर गया। दोनों खुश थे। आरोही ने जय का ख्याल पूरी तरह से दिलो दिमाग से निकाल दिया था। 1 साल बहुत खुशी से बीता। आरोही अपनी लाइफ से अब पूरी तरह संतुष्ट व सुखी थी। दोनों छुट्टी होने पर कभी साथ पुणे निकल जाते, कभी किसी के पेरेंट्स मिलने आ जाते। सब ठीक था। आरोही की अगली 2 प्रमोशंस तेजी से हुई। अब वह काफी अच्छे पैकेज पर थी। उसने बहुत जल्दी अब एक अपना फ्लैट लेने की इच्छा जाहिर करी। सुमित ने कहा, देखो आरोही, तुम्हारी सैलरी मुझसे अब काफी ज्यादा है, तुम चाहो तो ले लो। आरोही चौंकी। अरे, मेरा पैसा तुम्हारा पैसा अलग अलग है क्या? हमारा भी प्यारा सा अपना घर होगा, कब तक इतना किराया देते रहेंगे? देख लो, तुम ही सोच लो। मैं तो अपनी सैलरी से EMI नहीं दे पाऊंगा। घर भी पैसा भेजना होता है मुझे। आरोही ने सुमित के गले में बाहें डाल दी। ठीक है, तुम बस मेरे साथ फ्लैट पसंद करने चलो, सब हो जाएगा। यह सच था कि सुमित की सैलरी आरोही से कम थी, और जब से आरोही की प्रमोशंस हुई थी सुमित का ईगो बहुत हर्ट होने लगा था। वह अक्सर उखड़ा रहता। आरोही समझ रही थी, उसे खूब प्यार करती, उसकी हर जरूरत का ध्यान रखती। और जब आरोही ने कहा कि सुमित, मैं सोच रही हूँ मैं ऑफिस आने जाने के लिए एक कार ले लूँ, बस में ट्रैफिक में बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है, मज़ा आएगा, फिर पुणे भी कार से आया जाया करेंगे, अभी तो बस और ऑटो में बैठने का मन नहीं करता। सुमित ने कुछ तल्ख लहजे में कहा, तुम्हारे पैसे हैं, चाहे उड़ाओ चाहे बचाओ, मुझे क्या। कहकर सुमित वहां से चला गया। आरोही इस बदले रूप पर सिर पकड़कर बैठी रह गई। 2 महीने में ही आरोही ने फ्लैट और कार ले ही ली। सुमित मशीन की तरह पसंद करने में साथ देता रहा। थोड़ा समय और बीता तो आरोही को सुमित के व्यवहार में कुछ और बदलाव दिखे। अब वह कहता, तुम ही पुणे जाकर सबसे मिलाओ, तो कभी कहता टूर पर जा रहा हूँ, 2 दिनों में आऊँगा। आरोही ने कहा, मैं भी चलूँ, कार से चलते हैं, मैं घूम लूंगी, तुम अपना काम करते रहना, आने जाने में दोनों का कुछ चेंज हो जाएगा। सुमित ने साफ मना कर दिया।
वह चला गया। अब वह पहले की तरह बाहर जाकर आरोही से उसकी खबर बिल्कुल न लेता। आरोही फोन करती तो बहुत बिजी हूँ, घर आकर ही बात करूंगा कहकर रख देता। सुमित बहुत बदल रहा था और इसका कारण भी आरोही के सामने जब आया तो वह ठगी सी रह गई। एक सुबह सुमित सो रहा था। उसका मोबाइल साइलेंट पर था, पर जब कविता नाम उसकी स्क्रीन पर बार बार चमकता रहा, आरोही ने धीरे से फोन उठाया और दूसरे कमरे में जाकर जैसे ही हेलो कहा, फोन कट गया। आरोही ने यूं ही व्हाट्सएप चैट खोली और जैसे तैसे फिर कविता और सुमित की चैट पढ़ती गई। साफ हो गया कि दोनों का जबरदस्त अफेयर चल रहा है। गुस्से के मारे आरोही का खून खौल उठा। साफ साफ समझ आ गया कि सुमित की बेरुखी का क्या कारण है। वह चुपचाप सोफे पर बैठी कभी रोती कभी खुद को समझाती सुमित के जागने का इंतजार कर रही थी। सुमित जब सोकर उठा, आरोही के हाथ में अपना फोन देखकर चौंका। आरोही का चेहरा देखकर उसे सब समझ आ गया। बोला, क्या हुआ? तुम बताओ, यह सब क्या चल रहा है? तो तुम भी तो शादी से पहले लिव इन रिलेशनशिप में रही थी। आरोही हैरान रह गई। ये सब तो शादी से पहले की बात है और तुम्हें सब पता था। मैंने तुम्हें शादी के बाद तो कभी धोखा नहीं दिया, तुम तो मुझे अब भी धोखा दे रहे हो। असल में मैं तुमसे अलग होना चाहता हूँ। मैं अब कविता से शादी करना चाहता हूँ। आरोही ने गुस्से से कहा, तुम्हें जरा भी शर्म नहीं आ रही? तुम्हें आई थी लिव इन में रहते हुए। पहले की बात अब इतने दिनों बाद करने का क्या मतलब? अब अपनी अय्याशी छुपाने के लिए मुझ पर उंगली उठा रहे हो। मैंने अपना ट्रांसफर दिल्ली करवा लिया है, आज मैं पुणे जा रहा हूँ, कहकर सुमित आरोही की तरफ कुटिलता से देखते हुए मुस्कुराया और वॉशरूम चला गया। आरोही को कुछ नहीं सूझ रहा था, यह क्या हो गया? अपना अफेयर चल रहा है तो गड़े मुर्दे उखाड़कर मुझ पर ही इल्जाम डाल रहा है। मेड आ गई थी तो वह भी ऑफिस के लिए तैयार होने लगी और चुपचाप सुमित को एक शब्द कहे बिना ऑफिस चली गई। रवि ने उसकी उड़ी शक्ल देखी तो उसे कैंटीन ले गया और परेशानी का कारण पूछा। देर से रुके आंसू दोस्त की आवाज़ सुनकर ही बह निकले। वह सब बताती चली गई। इतने में दोनों की एक और कलीग दोस्त सान्या भी आ गई। सब जानकर वह भी हैरान रह गई। थोड़ी देर बाद तीनों उठकर काम में लग गए। आरोही के दिल को चैन नहीं आ रहा था। फिर एक और धोखा। क्या करे? क्या यह रिश्ता किसी तरह बचाना चाहिए? नहीं, जबरदस्ती कैसे किसी को अपने से बांध कर रखा जा सकता है? यह तो प्यार विश्वास का रिश्ता है। अब तो कुछ भी नहीं बचा। वह अपना आत्मसम्मान खोकर तो जबरदस्ती इस रिश्ते को नहीं ढो सकती। जो होगा देखा जाएगा। ऐसे रिश्ते को टूटना ही अच्छा है। जब रात को आरोही घर लौटी, सुमित जा चुका था। वह अपनी पैकिंग अच्छी तरह करके गया था। लगभग सारा ही सामान ले गया। कुछ दिन बाद ही आरोही को तलाक के पेपर मिले तो वह रो पड़ी। यह क्या हो गया? सब बिखर गया। उसकी कहाँ क्या गलती है? सुमित ने उसे फ़ोन किया और कहा, साइन जल्दी कर देना। मैं कोर्ट में यही कहने वाला हूँ कि तुम चरित्रहीन हो। तुम पहले भी लिव इन में बहुत समय रह चुकी हो और मुझे ये सब नहीं बताया गया था। पर मैंने तुम्हें सारा सच बता दिया था और तुम्हें कोई परेशानी नहीं थी। पर तुम्हारे पास कोई सबूत नहीं है ना कि तुमने मुझे सब बता दिया था। आरोही चुप रह गई। अगले दिन रवि और सान्या ने सब कुछ जानकर अपना सिर पकड़ लिया। फिर सान्या ने पूछा, आरोही, तुमने कैसे बताया था सुमित को जय के बारे में? मिलकर। फिर बहुत कुछ चैटिंग में भी इस बारे में बात होती रही थी। चैट कहाँ है? उन्हें तो मैं डिलीट करती रहती हूँ। सुमित भी जानता है कि मुझे चैट डिलीट करते रहने की आदत है। अभी राजनीति में ड्रग केसेस में जो इतनी चैट खंगाल दी गई, वह भी नामी लोगों की, तो इसका मतलब यह मुश्किल भी नहीं। और मेरे पास कविता और उसके अफेयर का सबूत है। मैंने जब उन दोनों की चैट पढ़ी, खूब सारी पिक्स ले ली थी। यह अच्छा किया तुमने। गुस्से में होश नहीं खोया, दिमाग लगाया। भांडुप में मेरा कज़न सुनील पुलिस इंस्पेक्टर है, उससे बात करूंगी। वह तुम्हारी पुरानी चैट निकलवा पाएगा। इसे तो तलाक हम देंगे, बच्चू याद रखेगा। सान्या ने उसी दिन सुनील से बात की। उसने कहा सब हेल्प मिल जाएगी। रवि और सान्या आरोही के साथ खड़े थे। वीकेंड आरोही ने पुणे जाकर अपने पेरेंट्स से बात करने का, उन्हें पूरी बात बताने का मन बनाया। अभी तक आरोही ने अपने पेरेंट्स से कुछ भी शेयर नहीं किया था। सुमित आरोही से अब बिल्कुल टच में नहीं था। कभी कभी एक मैसेज तलाक के बारे में कर देता। संजय और रेखा पूरी बात सुनकर सिर पकड़कर बैठ गए। कुछ समझ नहीं आया दोनों को। जय के बारे में भी अभी पता चला था। क्या कहते? बच्चे जब आत्मनिर्भर होकर फैसला खुद करने लगे तो समझदार पेरेंट्स जानते हैं कुछ कहने का फायदा नहीं।
जय के साथ सुमित के साथ बेटी का अनुभव अच्छा नहीं रहा। प्यारी समझदार बेटी दुखी है। यह समय उसे कुछ भी ज्ञान देने का नहीं है। इस समय उसे अपने पेरेंट्स की सपोर्ट चाहिए, कोई ज्ञान नहीं। और सुमित तो गलत कर ही रहा था। जय की बात जरूर अजीब लगी थी, पर अब वे बेटी के साथ थे। संजय ने कहा, मैं आज ही वकील से बात करता हूँ। रेखा ने सुमित के पेरेंट्स अनिल और रमेश से बात की, मिलने के लिए कहा। उन्होंने आरोही को चरित्रहीन कहते हुए रेखा के साथ काफी अपमानजनक तरीके से बात की, तो सबकी समझ में आ गया कि यह रिश्ता नहीं बचेगा। रवि और सान्या आरोही के टच में थे। सुनील ने काफी हिम्मत बंधा दी थी। बहुत कुछ सोचकर सुमित को आरोही ने फोन किया। सुमित, मैं पुणे आई हुई हूँ, कल सुबह चली जाऊंगी। आज तुमसे मिलना चाहती हूँ। कैफे कॉफी डे में आज शाम को 5 बजे आओगे? ठीक है। पता नहीं क्या सोचकर सुमित मिलने के लिए तैयार हो गया। आरोही बिना पेरेंट्स को बताए सुमित से मिलने के लिए पहुंची। दिल में अपमान और क्रोध का एक तूफान सा था। आज भड़ास निकालने का मौका मिल ही गया था। एक टेबल पर बैठा सुमित उसे देखकर जीत और बेशर्मी के भाव के साथ मुस्कुराया। उसके बैठते ही कहा, देखो, गिड़गिड़ाना मत। मुझे दीनहीन लड़कियां अच्छी नहीं लगती। यह सुनते ही आरोही के दिल में कुछ बचा भी एक पल में खत्म हो गया। मजबूत स्वर में बोली, मुझे भी धोखेबाज लोग अच्छे नहीं लगते। आज तुम्हें बस इतना बताने आई हूं कि मैं जाकर तलाक के पेपर साइन कर दूंगी। अभी तक पूरी तैयारी भी तो करनी थी। सुमित उसकी आवाज की मजबूती पर चौंका। कैसी तैयारी? तुम मुझे चरित्रहीन बताने वाले हो ना? मैंने भी तुम्हारी और कविता की सारी चैट के फोटो ले लिए थे, और इंस्पेक्टर सुनील हमारी वह चैट निकाल रहे हैं जिनमें मैंने तुम्हें साफ साफ जय के बारे में पहले ही बता दिया था, और तुम्हें उसमें कोई आपत्ति नहीं थी। तुम्हारे ऊपर तो ऐसी ऐसी बात उठेगी कि किसी लड़की को आगे धोखा देना भूल जाओगे। सारी अय्याशियां ना भूल जाओ तो कहना। मैं कभी कमजोर लड़की नहीं रही। तुम्हारे जाने का अफसोस हो ही नहीं सकता। मैं खुश हूं कि जल्द ही तुमसे पीछा छूट गया। मैं तो एक बार फिर जीवन में आगे बढ़ने के लिए पूरी तरह तैयार हूं। अब कोर्ट में अपने वकील के साथ मिलेंगे। यह कहकर मुस्कुराते हुए आरोही खड़ी हो गई। फिर कुछ याद करते हुए बैठ गई। वेटर को इशारा करते हुए बिल मांगा और कहा, कॉफी भले ही ठंडी हो गई थी, भले ही पी भी नहीं, पर आज एक बार फिर मेरे आत्मविश्वास को देखकर तुम जैसे जय जैसे पुरुष की यह उड़ी शक्ल देखने में बहुत मजा आया। कहते कहते उसने पेमेंट की और वहां से निकल गई। सुमित आने वाले तूफान से अभी से ही घबरा गया था। अभी आप सुन रहे थे कहानी एक बार फिर।